विद्यार्थी ये वीडियो सेमेस्टर 4 के मानव भूगोल के अंतर्गत नगरों के विकास के लिए जो दिए गए विभिन्न सिद्धांत हैं उसके अंतर्गत एक शीर्षक है जिसको हम लोग क्रिस्टालर का केंद्र स्थल सिद्धांत कहते हैं। तो यदि इस तरह का क्वेश्चन आता है क्रिस्टालर का केंद्र स्थल से सिद्धांत से संबंधित, तो उसका ये उत्तर है। तो आप ध्यान देंगे कि मानव भूगोल में बस्ती, जो बस्तियां होती हैं ग्रामीण और नगरीय बस्तियां, तो नगरों के विकास से संबंधित यह सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। और ये इन्होंने बताया है कि यदि कोई केंद्र स्थल किस प्रकार से सेवा प्रदाता बनता है और उस नगर विशेष के विकास से संबंधित योगदान में सहायक होता है। तो विद्यार्थी क्रिस्टालर महोदय जो थे वो जर्मनी के रहने वाले थे और उन्होंने दक्षिणी जर्मनी के नगर नियोजन से संबंधित एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसको केंद्र स्थल सिद्धांत कहते हैं या केंद्र स्थान सिद्धांत कहते हैं। कब दिया? ये 1933 में दिया। एक किताब लिखी, द सेंट्रल प्लेसेस इन साउथ जर्मनी। इस किताब के अंतर्गत इन्होंने इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। तो इसको शॉर्ट में सीपीटी भी कहते हैं, सेंट्रल प्लेस थियरी भी कहते हैं। तो यह सिद्धांत क्या क्या बताता है? इस प्रकार से यह बताता है सिद्धांत कि शहर या कस्बे और गांव किस प्रकार से एक दूसरे से संबंधित होते हैं और उनकी व्यवस्था किस प्रकार से चलती है। कोई एक यदि नगर क्षेत्र है या सेवा प्रदाता क्षेत्र है तो कैसे उस क्षेत्र से अन्य छोटे छोटे जो अन्य भौगोलिक इकाइयां हैं जिसको हम गांव पूर्वे के नाम से जानते हैं, कैसे उस क्षेत्र विशेष से संबंधित रहते हैं। जैसे यदि हम आपसे कहें कि कोई नगर यदि है, यदि मान लीजिए बीच का भाग कोई नगर का है, तो नगरों में क्या होता है, नगर में वह क्षमता होती है कि वह आसपास के अन्य ग्रामीण क्षेत्रों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करे। जैसे आपको बता दें कि विद्यार्थी आप किताब की दुकान, यदि किताब आपको खरीदना होगा तो शायद इसके लिए सभी विद्यार्थियों को नगर में आना पड़ेगा, शहर में आना पड़ेगा। तो इस तरह की बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं जो आपके गांव में नहीं सुलभ है, लेकिन बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं जो गांव में भी सुलभ है और उसका हम लोग सदुपयोग करते हैं। जैसे यदि किसी को छोटी छोटी घरेलू उपयोग की वस्तुएं जैसे नमक खरीदना हो, चीनी खरीदना हो, खाने पीने की वस्तुएं जैसे सामान है, तो इस वस्तुओं के लिए क्या है, गांव में भी जो है विभिन्न प्रकार के बिजनेस सेंटर्स, व्यावसायिक केंद्र बने होते हैं, तो वो उसको सुविधा प्रदान करते हैं। तो अभी विद्यार्थी जिन सिद्धांतों को लेके यह बना है, तो जैसे शहर, कस्बे और गांव किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं, कौन सी बस्ती किसको सेवा देती है, क्यों कुछ स्थान बड़े शहर बन जाते हैं और कुछ गांव छोटे ही रह जाते हैं। सेवाओं का जो क्षेत्रीय वितरण है, सेवा कहने का तात्पर्य है कि यदि कोई नगर है तो नगर विभिन्न प्रकार की सेवाएं देता है, जैसे कि स्वास्थ्य सुविधा हो गई, शिक्षा के लिए हो गया, बेहतर शिक्षा, उच्च शिक्षा के लिए। तो इस तरह के बहुत से कार्य होते हैं जो किसी एक विशेष नगर में ही संभव हो पाते हैं। और दूसरा ये बाजार क्षेत्र, तो इसका आकार कैसा होता है, क्यों होना चाहिए। जैसे बहुत से हम लोगों ने सिद्धांत, जैसे थर्ड में हम लोगों ने पढ़ा होगा वान थ्यूनेन का, इसमें इन्होंने कहा कि बीच में एक जो क्षेत्र होगा उसके चारों तरफ क्या होगा, संकेंद्रीय वृत्ताकार क्षेत्र बनेगा, जिसमें प्रथम जो क्षेत्र होगा उसमें हम जल्दी से खराब होने वाली वस्तुओं का हम उत्पादन करेंगे। तो इस तरीके से बाजार क्षेत्र का आकार कैसा होगा कि, तो बहुत से विद्वानों का मानना है कि बाजार क्षेत्र क्या होता है, वृत्ताकार स्वरूप में अपने सेवा क्षेत्रों को सेवाएं प्रदान करते हैं। लेकिन जो क्रिस्टालर महोदय थे उनका मानना कुछ और था। उन्होंने जब नगर नियोजन की बात कही तो उन्होंने कहा कि हम किस प्रकार से कौन सी आकृति बनाएंगे जो कि सेवाओं को बराबर दूरी पर सरलता से सुविधा पूर्वक सेवाओं को प्रदान करेगी। तो इसको इन्होंने खटकोण आकार, 6 भुजाओं से जो निर्मित ज्यामितीय आकृति है, इसका सहारा लेके इन्होंने अपने नगर के आकारिकी की बात की है कि नगर के बीच में जो सेवा क्षेत्र है वो किस प्रकार के आकृति के होंगे। तो आइए आगे भी हम बात करते हैं
तो केंद्र स्थल है क्या? तो क्रिस्टालर महोदय ने कहा कि केंद्र स्थल क्या है? केंद्र स्थल या केंद्रीय बस्ती वह स्थान है जहां से आसपास के क्षेत्रों को वस्तुएं तथा सेवाएं प्रदान की जाती है। गांव, कस्बे, शहर सब केंद्रीय स्थान हो सकते हैं। मतलब कोई स्थान केंद्रीय स्थान भी हो सकता है। कब होगा? जब वो किसी प्रकार की वस्तुओं को या सेवाओं को देता है। वस्तु कहने का मतलब क्या है? जैसे हम कहें कि किसी पटना शहर में हम जाते हैं तो पटना शहर का विकास किस प्रकार से हुआ है, या लखनऊ है या रांची है या इस तरह के राजधानी जो क्षेत्र होते हैं वो क्या करते हैं, वो आसपास के जितने भी जिला मुख्यालय हैं उन जिला मुख्यालयों से वे जुड़े होते हैं विभिन्न प्रकार की सुविधाओं के हिसाब से। जो सुविधा आपको पटना में मिलेगा वह सुविधा आपको मुजफ्फरपुर में, वह आपको रोहतास, सासाराम में, बक्सर में, या अन्य जगहों पे जो सुविधा लखनऊ में मिलेगा वह वाराणसी में, कानपुर में नहीं मिलेगी। तो इस तरह से कुछ सेवाएं होती हैं जिसके कारण हम क्या होता है किसी क्षेत्र विशेष पर निर्भर करते हैं, तो वह केंद्र स्थान हो सकता है। यदि सरल शब्दों में हम कहें, जैसे आप गांव में यदि रहते होंगे तो गांव के बाहर कोई एक बाजार होगा, उस बाजार में क्या होता है कि एक दिन बाजार लगता होगा, उस दिन क्या होता है कि आसपास के जितने गांव के लोग हैं सब्जी को खरीदने के लिए इस गांव में आते हैं। तो इस प्रकार से ये जो बाजार है क्या हो गया? केंद्र स्थल हो गया। तो इस प्रकार से केंद्र स्थल की संकल्पना क्या दी? केंद्र स्थल जो होता है वह भौगोलिक क्षेत्र होता है जो आसपास के क्षेत्रों को वस्तुएं तथा सेवाओं को प्रदान करता है। तो विद्यार्थी जो क्रिस्टालर थे उन्होंने एक हायरार्की क्रम बनाया, एक पदानुक्रम बनाया और उस क्रम के आधार पर यह बताया कि किस प्रकार से सेवाएं जो है एक दूसरे से, जैसे सबसे पहले इन्होंने 6 बिंदुओं को केंद्र स्थल के रूप में माना। तो सबसे पहले इन्होंने माना पूर्वा, दूसरे नंबर पर इन्होंने माना गांव, तीसरे स्थान पर इन्होंने माना शहर, चौथे स्थान पर इन्होंने माना महानगर, प्रादेशिक महानगर, और 5वें स्थान पर इन्होंने माना प्रादेशिक महानगर और प्रादेशिक नगर और प्रादेशिक महानगर, या यूँ कह सकते हैं कि प्रादेशिक। तो पूर्वा हो गया, ये यदि इसको नंबरिंग करें तो प्रथम पे पूर्वा हो गया, दूसरे पे हो गया गांव, 3 नंबर पे यहाँ कस्बा छूट गया है तो कस्बा हो गया, चौथे नंबर पे हो जाएगा आपका शहर, ये हो जाएगा, 5वें नंबर पे हो जाएगा महानगर हो जाएगा, और 6ठे नंबर पे हो जाएगा राजधानी क्षेत्र या महानगर क्षेत्र हो जाएगा। तो इस प्रकार से यदि हम देखेंगे तो ये हायरार्की क्रम में इन्होंने बताया कि इस प्रकार से जो वस्तुओं और सेवाओं का जो है वो पदानुक्रम पाया जाता है। यदि कोई नगर है तो नगर के आसपास में, तो याद रखेंगे पूर्वा से तात्पर्य है कि पूर्वा गांव से भी छोटे छोटे कई पूर्वे मिलके एक ग्राम सभा या गांव बनाते हैं। तो ये गांव, ये जो पूर्वे भी होते हैं ये भी क्या होते हैं? केंद्र स्थल के छोटे रूप होते हैं, सबसे छोटे। तो कुछ पूर्वा में भी जो केंद्र स्थल होते हैं वो एक विशेष क्षेत्र को सेवा प्रदान करते हैं। गांव जो होता है वो गांव क्या होता है? कुछ पूर्वा को मिलके गांव क्या करता है? सेवाओं और वस्तुओं को प्रदान करता है। कुछ गांव को मिलके कस्बा जो होता है वह वस्तुओं सेवाओं को प्रदान करता है। शहर जो होता है कुछ कस्बों को मिलके सेवाओं और वस्तुओं को प्रदान करते हैं। कुछ शहरों को मिला के वो शहरों के लिए सेवा और वस्तुओं का जो प्रदान होता है वो महानगर में होता है, और कुछ महानगरों को मिला के राजधानी क्षेत्र जो होता है या इसको प्रादेशिक महानगर क्षेत्र कहते हैं, ये सेवाओं को देते हैं। तो इस प्रकार का पदानुक्रम जो है वो नगरों के विकास की अवस्थाओं में पाया जाता है। तो विद्यार्थी ये पूर्वा से लेके और गांव, शहर, महानगर, राजधानी, ये सभी के सभी क्या है? ये सभी केंद्र स्थल के रूप हैं, और सबसे छोटा जो रूप है वो पूर्वा है, और सबसे बड़ा जो क्षेत्र हो सकता है प्रादेशिक महानगर या राजधानी क्षेत्र के नाम से इसको हम जानते हैं। अब ये सिद्धांत बना तो इसकी कुछ मूल अवधारणाएं हैं। उन्होंने क्या क्या
पहले से इन्होंने मान ली ये जिनकी अवधारणाओं पे बना है। तो एक होता है सेवा की सीमा माने सर्विस रेंज। तो यह वो क्या दूरी होती है, वो अधिकतम दूरी होती है जो किसी वस्तु या सेवा को प्रदान करने के लिए वो व्यक्ति जो है वो तय करता है। और वस्तुओं को प्रकार, अब यह वो कितना दूरी कौन वस्तु के लिए कोई तय करेगा। जैसे हमको नमक या चीनी खरीदना है तो हम क्या करेंगे, उसके लिए एक हमारे पास रेंज है कि हम कितना दूर जा सकते हैं। तो सेवा का ये जो सीमा दिया है रेंज ऑफ सर्विस, तो यह दो कारकों पर निर्भर करती है। एक तो वस्तु का प्रकार और दूसरा उपभोक्ता की भुगतान सीमा, मतलब आप कितना पैसा खर्च कर सकते हैं उसके लिए। जैसे उदाहरण दिया है कि नमक के लिए हम 1-2 किलोमीटर से अधिक नहीं जाएंगे। क्या करेंगे, यदि हमको नमक खरीदना है, नमक कम हो गया है, तो यदि हमको आसपास के दुकान पर नहीं मिलता है तो हम किसी से अगल बगल से हम उधार मांग लेते हैं। लेकिन हम इतनी छोटी कम वस्तु की कीमत के लिए हम दूर नहीं जाएंगे। लेकिन यदि हमको कुछ किताब खरीदना है, हमको प्रैक्टिकल फाइल खरीदनी है या इस तरह का कुछ खरीदना है, तो इसके लिए हम शहर में जाएंगे। उसके लिए हम दूरी है 10-20 किलोमीटर दूर जा सकते हैं। यदि हमको कोई यदि व्यक्ति बीमार है तो उसके लिए हम मतलब 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर तक की भी दूरी हम जो है वो तय कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जिस प्रकार की सेवा होती है उस प्रकार से उनके उसके रेंज जो है उसका क्षेत्र जो है वो बढ़ घट सकता है। जैसे दिया विशेष अस्पताल के लिए या कार खरीदने के लिए हम 100 से 50 से 100 किलोमीटर तक जा सकते हैं। तो इसी सेवा की सीमा होगी। इसके बाद दूसरा जो माना गया है, इसमें इसको माना गया जनसंख्या की सीमा, थ्रेशोल्ड पॉपुलेशन। मतलब कहने का ये कि यदि हम कोई दुकान या इस तरह का यदि कोई हम प्रतिष्ठान खोलते हैं जो कि एक विशेष क्षेत्र के लिए सेवा प्रदान करेगा, तो उसका भी एक अपना सर्विस सेवा क्षेत्र होता है कि वो कितने दूर के लिए उसमें कितने दूर के ग्राहक आएंगे। यदि हमने एक दुकान खोली है, मान लीजिए किसी का मिष्ठान का दुकान है, तो ये इस मिष्ठान की दुकान की सीमा है कि यहाँ पर लोग जो है वो 1 से 2 किलोमीटर तक के व्यक्ति आते हैं। और वह एक क्षेत्र विशेष के लोगों की संख्या पर भी निर्भर करती है। यदि दुकान ज़्यादा हो जाए, लोगों की संख्या कम है, तो दुकान का विकास जो है उतने अधिक अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए किसी भी सेवाओं के लिए उस खोलने के लिए हमको उस पर आधारित निर्भर जनसंख्या के बारे में भी जानकारी होना चाहिए। तो सीमा जनसंख्या या थ्रेशोल्ड पॉपुलेशन क्या है, वह न्यूनतम आबादी जो किसी सेवा या दुकान को चलाए रखने के लिए आवश्यक हो सकती है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल हम लेते हैं, यदि 500 व्यक्ति हैं और एक नाई की दुकान है, तो वो नाई की दुकान के को भी चलने के लिए मतलब उसकी दुकान भी चलेगी और लोगों को क्या है कि वो सेवा अच्छा प्रदान कर पाएगा। लेकिन व्यक्ति हैं 500 और 5 नाई की दुकान होगी, तो क्या होगा, उस नाई की दुकान पे उतना प्रॉफिट लाभ नहीं होगा जितना उसको होना चाहिए। तो इसी को हम एक साधारण से एग्जांपल से समझ सकते हैं कि सीमा जनसंख्या का क्या मतलब होता है कि उस दुकान या उस प्रतिष्ठान या उस व्यवसाय को कितने लोग उस पर निर्भर करते हैं। तो अगर एक सामान्य किराने की दुकान के लिए 200 से 300 लोगों की आबादी काफ़ी होती है। लेकिन एक सिनेमा हॉल यदि खोलते हैं तो कम से कम 30,000 से 1 लाख व्यक्ति की आवश्यकता होती है। यदि 30,000 से 1 लाख व्यक्ति के बीच में यदि कोई हम सिनेमा हॉल, यदि इससे कम आबादी है तो वो सिनेमा हॉल भी प्रॉपर वो भरेगा नहीं। एक मेडिकल कॉलेज के लिए भी उससे अधिक आबादी जो है, जैसे मेडिकल कॉलेज खुलेगा तो कम से कम वो 5 लाख की पॉपुलेशन पर खुलेगा, तो मेडिकल के लिए जो उसके मैंने जो स्टूडेंट हैं वो आ सकेंगे। तो थ्रेशोल्ड जो होता है, समझ में आ गया कि जनसंख्या की सीमा यह उतनी ही सेवा यह उच्च क्रम की मानी जाती है। थ्रेशोल्ड जिसका मतलब जिसका क्षेत्र जितना ही अधिक होगा, जैसे मेडिकल कॉलेज कहाँ हम खोलेंगे, तो मेडिकल कॉलेज यदि एक खुलेगा तो उसके आसपास में दूसरा मेडिकल कॉलेज वहीं खुलेगा जहाँ पर 5 से 10 लाख जनसंख्या जो है के बीच में उसको मिलेगा। जैसे यदि हम किसी जनपद की बात करें, एक जनपद की यदि जनसंख्या 10 लाख है तो उस जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा, तो उसमें न बच्चों को की कमी रहेगी और न किसी को एडमिशन लेना होगा तो उसकी दिक्कत होगी। तो इस तरीके से थ्रेशोल्ड उम्मीद है कि समझ सकते हैं। अब आते हैं 6 कोणीय आकार। इन्होंने कहा कि सेवा क्षेत्र जो है वो षटकोण के आकार का क्यों होगा, इस पर चर्चा करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यही है कि 6 कोणीय आकार क्यों ही इन्होंने माना।
तो विद्यार्थी अब ध्यान देंगे कि यदि कोई एक दुकान है तो दुकान के आसपास का जो क्षेत्र होगा, यदि जहाँ तक वो सेवा प्रदान करता है तो वृत्ताकार होता है। तो यदि इस तरीके से एक दुकान यहाँ खोला, दूसरा दुकान यहाँ हमने खोला और ये भी वृत्ताकार है, केंद्र में वो दुकान है, ठीक है। फिर एक हमने दुकान यहाँ खोला और इसके चारों तरफ भी जो ये सेवा जिस क्षेत्र को प्रदान कर रहा है ये भी वृत्ताकार है। तो आप ध्यान देंगे कि बीच में क्या होता है, ये जो गैप जो आपको दिख रहा है इसमें क्या होगा, सेवा यहाँ रहने वाले लोग जो हैं वो कंफ्यूजन में रहेंगे कि हम किस केंद्र पर, जैसे ये ए सेंटर है, ये बी सेंटर है, ये सी है, तो किस जगह पे जाए। तो इस गैप को भरने के लिए आपको इन्होंने, यदि एक वृत्त ये हुआ जब वृत्त अलग अलग रहते हैं तो बीच में कुछ जगह खाली रह जाती है। दूसरे में यदि वृत्त ओवरलैप करते हैं, यदि इस तरह का बनाया जाए कि बीच में खाली जगह ना हो, तो इस ऐसे क्षेत्रों के लिए क्या होगा, ऐसे क्षेत्रों के लिए ओवरलैप होंगे। तो यहाँ भी जो समस्या है वो वृत्त में आती है कि इस तरह की भी आकृतियों में यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं उनको परेशानी है। तो इन्होंने एक आदर्श स्थिति के लिए ज्यामितीय आकृति, जो इसको हम हेक्सागोन कहते हैं या षटकोण कहते हैं, इसका सहारा लिया। इन्होंने कहा कि एक हेक्सागोन से दूसरे हेक्सागोन के बीच में यदि इस तरह की आकृति बनाए और बीच में क्या है वो सेवा प्रदाता जो केंद्र है, सेवा केंद्र जिसको हम केंद्र स्थान कहते हैं, यदि उसकी स्थिति यहाँ बनाई जाए तो एक स्थान से, और यहाँ पर देखेंगे फिर से हमने यहाँ पे षटकोण आकार बना दिया। तो इस आकृति के यदि हम से वो केंद्र स्थल बनाते हैं तो यदि ये यहाँ रहने वाले व्यक्ति या यहाँ इसके आसपास में रहने वाले व्यक्तियों को समान दूरी तय करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस प्रकार की आकृति के कारण ही इन्होंने हेक्सागोन आकृति बनाया और कहीं भी रहने वाले व्यक्ति को एक समान दूरी तय करने पर, एक समान मूल्य खर्च करने पर वस्तुओं और सेवाओं का लाभ प्राप्त होगा। तो इसलिए इन्होंने देखिए इसमें दिया पूरा जगह कवर होता है, कोई ओवरलैप नहीं होता, समान दूरी पर वितरित होती है, मार्ग एवं परिवहन क्षेत्र जो है बेहतर बना रहता है और इसमें सभी केंद्रीय स्थान के सभी बाजार क्षेत्र हेक्सागोनल माने जाते हैं। विद्यार्थी, अभी हमने आपको बताया था कि जो हायरार्की ऑफ सेटलमेंट होगा वो कैसे होगा, कैसे कोई बस्ती, जैसे शुरुआत मैंने किया था पूर्वा से, पूर्वा गांव, कस्बा, शहर, प्रादेशिक नगर, प्रादेशिक महानगर, प्रादेशिक राजधानी नगर। तो इस प्रकार से छह बस्ती है, 6 प्रकार की बस्तियों का इन्होंने हायरार्की दिया है, पदानुक्रम दिया है, क्रम दिया है। तो ये क्या है, निम्न क्रम की जो बस्तियां होती हैं, जैसे वो छोटे बाजार, गांव या छोटा बाजार होगा, इसमें क्या मिलेगा, तो केवल रोजमर्रा की वस्तुएं मिलेंगी। इसका रेंज भी जो इसका जो कवरिंग क्षेत्र होगा वो भी छोटा होगा, मतलब इसका छोटा थ्रेशोल्ड होगा। संख्या अधिक होगी पर आकार जो है वो छोटा होगा, मतलब इनकी संख्या जो है, माने छोटे छोटे बाजार ज्यादा होंगे लेकिन इनके आकार क्या होंगे, छोटे होंगे। मध्यम क्रम की जो बस्तियां हैं जिसमें हम कस्बे या टाउन को लेते हैं, वहाँ पर क्या क्या सेवाएं होंगी, तो वहाँ स्कूल हो सकता है, छोटा अस्पताल हो सकता है, अनाज की मंडी या फल या सब्जियों की मंडी हो सकती है। इसका भी जो रेंज होगा मध्यम रेंज का होगा तथा इसका जो सेवा क्षेत्र होगा वो भी कम होगा। इसके बाद इनकी संख्या मध्यम होगी, मतलब सबसे ज्यादा संख्या होगा गांव का, उससे कम होगी टाउन कस्बे, उससे कम होंगे संख्या में शहर, उससे कम संख्या में होंगे महानगर। तो इस प्रकार से ये बस्तियों का पदानुक्रम मिलता है और ये सेवाओं को प्रदान करते हैं। अब आगे उच्च क्रम की बस्तियां, जैसे बड़े शहर हैं, इसको हम उच्च क्रम की बस्तियों में रखते हैं। तो इनका रेंज क्या होता है, जैसे पटना है, तो आप ध्यान देंगे यदि पटना में कोई रहने वाला व्यक्ति है या रांची में रहने वाला व्यक्ति है, तो पटना में पूरे बिहार के 38 जिलों से, या रांची है तो 24 जिलों से जो लोग हैं, जरूर हर जिले से कोई ना कोई व्यक्ति वहाँ पे पढ़ने के लिए, उच्च प्रकार की सेवाओं के लिए वो राजधानी क्षेत्र में जाता रहता है। तो इस प्रकार से जो बड़े महानगर होते हैं उनका थ्रेश होल्ड क्षेत्र जो होता है, जो सेवा प्रदान करने का क्षेत्र होता है, वो भी काफी बड़ा होता है। जैसे 4 जिलों के बीच में एक विश्वविद्यालय है, तो एक विश्वविद्यालय का जो कार्य क्षेत्र है वो बहुत बड़ा होता है। लेकिन एक यदि उससे छोटे नीचे जो डिग्री कॉलेज का अपना और एक क्षेत्र होता है, विश्वविद्यालय से छोटा होता है। तो इस प्रकार से ये हायरार्की क्रम बना हुआ है। और अब आते हैं इसमें, अब इस सिद्धांत में
जो तीन बातें हैं इनको हम ध्यान देंगे। इन्होंने एक स्थिरांक अंग्रेजी का के वर्ड माना और के बराबर जब 3 माना तो इन्होंने कहा कि जो सबसे, यदि बाजार क्षेत्र की बात देखिए, इसमें एक है एम मार्केट, टी फॉर ट्रांसपोर्टेशन और ए फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। तीन प्रकार की बातों को इन्होंने कहा। तो एम माने मार्केट, या इसको हम बाजार या विपणन क्षेत्र कहते हैं। टी फॉर ट्रांसपोर्टेशन, या इसको हम परिवहन क्षेत्र कहते हैं। और ए फॉर प्रशासन। विद्यार्थी, जो के वैल्यू है ये एक स्थिरांक है जो कि किसी प्रदेश की बड़ी श्रेणी के केंद्रों की संख्या, कोई श्रेणी जैसे मैंने श्रेणी से मैंने बताया था आपको, पूर्वा, गांव, शहर, इस तरह के जो केंद्र हैं उसकी सबसे बड़ी संख्या के एकदम नीचे की संख्या के अनुपात को हम के कहते हैं। तो जहाँ पर के का वैल्यू 3 होगा या 3 के अनुपात में होगा तो उसका संबंध क्या होगा, बाजार से होगा। इसको आप ध्यान देंगे। प्रत्येक केंद्रीय स्थान जो होगा वो 6 केंद्र, छोटे केंद्रों को सेवा देता है। इससे क्या होगा, बाजार क्षेत्र का अधिकतम उपयोग हो पाएगा। सेवाओं का वितरण जो है वो ग्राहक केंद्रित होता है, मतलब सबको जो है सेवाएं आसानी से उपलब्ध हो पाएंगी। यह मॉडल प्राथमिक बाजार, रोजमर्रा की सेवाओं और स्थानीय व्यापार के लिए सबसे उपयुक्त है। अब यदि इसका जब अनुपात किस तरह बढ़ेगा तो 1, 3, 9, 27, 81, 243, मतलब 3 3 का गुणा होता जाएगा। इस अनुपात में यदि सेवा केंद्रों की संख्या बढ़ती है तो वो उसका संबंध जो है वो मार्केट, जब के का मान जो स्थिरांक होगा वो 4 के अनुपात में होगा तो उसका संबंध जो है वो ट्रांसपोर्टेशन से है। ट्रांसपोर्टेशन मतलब उस स्थान विशेष की, उस सेवा केंद्र के परिवहन व्यवस्था से है। और इसमें क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, सड़कें जो है वो सुगम हो, सभी सेवा केंद्र जो है आसानी से अभिगम्य हो, मतलब वहाँ पहुंचा जा सके। इसका मुख्य बिंदु क्या है कि मुख्य सड़कें बड़े सड़कों को जोड़ती है, छोटे शहर इन्हीं मार्गों पर समान दूरी से बसे हुए। जैसे यदि अब केंद्र सब की बात करें, यदि इस तरह से षटकोण आकृतियां हैं तो परिवहन के लिए यह कहता है कि यदि कोई सेवा केंद्र जैसे इस तरीके से यदि षटकोण बने हों और इसमें यदि किसी एक स्थान विशेष पर यदि इसको यहाँ पर उसकी उपलब्धता की बात करें तो इधर इधर की तरफ से एक, ये 2, ऊपर ये जो षटकोण होगा उसमें 3 और नीचे की तरफ ये 4। के बराबर 4 का स्थिरांक है जो कि परिवहन से संबंधित है। अगला जो के बराबर ये 7 के अनुपात में दी तो इसकी वृद्धि कैसे होगी, 4 की, तो 1, 4, 16, 64, 128 ऐसे करके ये बढ़ता जाएगा। के बराबर 7 के अनुपात में यदि वृद्धि होती है, के बराबर 7 का अनुपात का संबंध जो है वो प्रशासनिक सेवा केंद्रों से, जैसे यदि कोई षटकोण की आकृति में यदि सेवा केंद्र है, यदि वहां पर प्रशासनिक केंद्र ही है तो इस अन्य जो 6 केंद्र हैं इनको सेवाएं प्रदान करेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7वां। तो इस प्रकार से, और फिर अगला जो सेवा केंद्र है, इस प्रकार से यदि 7 के अनुपात में यदि के स्थिरांक है तो इसका जो वितरण होगा 1, 7, 49 ऐसे करके ये वृद्धि होती हो, मतलब एक सेवा से अगला जो सेवा केंद्र होगा उसको उसका जो थ्रेश होल्ड होगा, सीमा क्षेत्र होगा, वो 1, 7, 49 के इसमें बढ़ता जाएगा। तो इसमें बड़े शहर के अंतर्गत 6 छोटे शहर आते हैं। 2 प्रशासनिक इकाइयों में, कोई क्षेत्र को 2 प्रशासनिक इकाइयों में नहीं बांटा जाता, पूरी सिंह शक्ति जो है केंद्रित होती है। यह प्रशासन शासन, जिला विभाजन, तहसील आदि के लिए उपयोगी होता है। तो विद्यार्थी, कुल मिला के अभी हम लोगों ने देखा कि यदि नगर के नियोजन की बात होती है, नगरों के योजना की बनाने की बात होती है कि नगरों का किस प्रकार से उसको बनाया जाए, तो इसमें इस मॉडल का हमको ध्यान देना पड़ता है कि यदि हम आदर्श स्थिति में यदि षटकोण के रूप में यदि नगरों का स्वरूप होता है तो उसमें सेवा केंद्र जो है वो अपनी पूर्ण रूप से सेवाओं को देते हैं।
आगे इस सिद्धांत को बनाने से पहले स्टालिन महोदय ने कुछ मान्यताएं मानी। तो मान्यताएं क्या मानी? इन्होंने मान लिया कि जो जो कोई भी यदि क्षेत्र होगा तो वो समतल होना चाहिए, उसमें कोई अवरोधक न हो। जैसे समतल कहने का तात्पर्य है कि यदि कोई बड़ा, यदि जिस क्षेत्र पर हमको नगर नियोजन की योजना बनानी है, यदि उसमें अवरोधक के रूप में मान लीजिए कोई नदी बह रही है, या कहीं पहाड़ी है, या कहीं झील है, तो इस प्रकार से वो क्या करेंगे, प्राकृतिक अवरोधक हो सकता है और पूर्ण रूप से उस पूरे भौगोलिक क्षेत्र पर नियोजन न हो सके। तो इन्होंने सबसे पहली मान्यता जो मानी कि क्या है कि वो जो एरिया हो भौगोलिक रूप से समतल हो, जनसंख्या वहां पर समान रूप से वितरित हो, जहाँ पर सभी लोग समान प्रकार की वस्तुओं की आवश्यकता होती हो, परिवहन की जो व्यवस्था हो वो सभी दिशाओं में, मतलब किधर भी यदि कोई व्यक्ति जाता है तो उसकी लागत वो समान होनी चाहिए, कोई भौगोलिक बाधा ना हो। जैसे मैंने भौगोलिक बाधा की बात किया कि यदि मान ली कोई नदी है, यदि कोई पर्वत है या कोई झील, इस तरह की यदि स्थलाकृतियां होंगी तो वो बाधक बनेंगी नगर नियोजन में। कोई राजनीतिक बाधा ना हो, लोग तर्कसंगत व्यवहार करें, सेवाएं समान मूल्य पर सबको उपलब्ध होती। तो विद्यार्थी इस तरह की जो अवस्था है, बता दें कि इनकी जो मान्यताएं हैं और इन मान्यताओं के आधार पे, तो जो समतल एरिया जैसे भारत में उत्तर का विशाल मैदान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, पंजाब हरियाणा के जो क्षेत्र है जहाँ पे इस तरह की प्राकृतिक बाधाएं नहीं है और पूरा क्षेत्र जो है चौरस हो, समतल हो, समान रूप से जनसंख्या का वितरण हो, तो इस प्रकार की स्थिति होती है। हालांकि ये बहुत ही आदर्श स्थितियों में, लेकिन चूंकि इन्होंने दक्षिणी जर्मनी क्या योजना, नगर नियोजन का योजना बनाया था, इसलिए वहाँ के परिप्रेक्ष्य में ये कुछ कारगर है। विद्यार्थी ये लॉन्ग क्वेश्चन के अंतर्गत आएगा, इसलिए इसके पूरे पैटर्न को, पूरे हेडिंग को आपको याद करना, समझ लेना अनिवार्य है। तो इनका महत्व क्या है, इनका भौगोलिक महत्व क्या है? तो इन्होंने बस्तियों का जो पैटर्न था कि बस्तियां किस प्रकार से विकसित हो, कहाँ पे कौन सा सेवा क्षेत्र उसके लिए बनेगा, कौन सा व्यवस्थान केंद्र बनेगा, कहाँ पर विपणन की व्यवस्था, मार्केट होंगे, इस सब की व्यवस्था के लिए इन्होंने वैज्ञानिक ढंग से इन्होंने समझाया था, तार्किक और गणितीय विधि से इन्होंने समझाने का प्रयास किया। दूसरा ये कि सेवा वितरण में दूरी और जनसंख्या का भी स्पष्ट रखा गया। तो उसके बाद से जनसंख्या का सेवा केंद्र और जनसंख्या के ये जो सेवा केंद्र है उनकी सीमांकन, यह बहुत ही भूगोल में क्रांतिकारी कदम सिद्ध हुआ। और तीसरा नगरीय नियोजन, शहरी नियोजन या क्षेत्रीय विकास में इन्होंने आधार प्रदान किया। उसके बाद तमाम नगरीय नियोजन का कार्य प्रारंभ किए गए और बहुत से नगरों को नियोजित, मतलब पहले से प्लान बना के बसाए गए। इस प्रकार से नगरीय नियोजन में उनके सिद्धांत का बड़ा महत्व है। आगे बाजार विश्लेषण करने में, व्यापारिक विस्तार में इनका सिद्धांत जो है वो काफी उपयोगी माना जाता है। जैसे माल, अस्पताल चेन, रिटेल चेन मतलब फुटकर जो वस्तुओं का जो दुकान बनेगा, बैंक बनेंगे, पेट्रोल पंप की स्थापना आज इसी सिद्धांत पे होती है। जैसे जनसंख्या कम हो और हम अस्पताल खोल देंगे तो अस्पताल में भीड़ कम हो, या जनसंख्या बहुत हो, अस्पताल हम कम खोलेंगे तो अस्पतालों में बहुत ज्यादा भीड़ हो। तो कहने का तात्पर्य है कि जनसंख्या के अनुपात पर अस्पतालों की स्थापना, अस्पताल या मॉल या जो भी फुटकर दुकान है, बैंक है, कि पेट्रोल पंप है, इनकी स्थापना इसी सिद्धांत पे की जाती है कि एक पेट्रोल पंप से दूसरे पेट्रोल पंप के बीच की दूरी कितनी हो, ताकि वह उतने की जनसंख्या को क्या है वो सेवा जो है आराम से प्रदान कर सके। तो जैसे ही इन्हीं को हम सेवा केंद्र कहते हैं, जैसे मॉल हो गया, अस्पताल हो गया, फुटकर दुकान हो गया, बैंक हो गया, ये सेवा केंद्र है। और एक उस सेवा केंद्र के आसपास के रहने वाले लोगों में ये सेवाओं को प्रदान करते हैं। अगला है कि प्रशासनिक विभाजन का आधार है। इन्होंने जो छोटा छोटा जो 6 इकाई में आप लोगों को पहले बताया गया था, तो उसी तरीके से आज भी जैसे प्रशासनिक जो नगरीय या प्रशासनिक भौगोलिक क्षेत्र भीतर बांटे जाते हैं, जैसे पंचायत है, उसके ऊपर प्रखंड होता है, उसके ऊपर जिला होता है, उप जिला माने अनुमंडल होता है, फिर जिले होते हैं, उसके ऊपर प्रमंडल होता है, उसके ऊपर राजधानी क्षेत्र होता है। तो इस प्रकार ये इनके सिद्धांत को प्रशासनिक विभाजन का आधार भी बनाया गया। अब आते हैं इनकी कमी क्या क्या रह गई, उसकी बात करते हैं। तो आलोचना में इनमें कुछ कमियां भी रह गई थी। जैसे इन्होंने वास्तविक दुनिया आदर्श नहीं होती, कहने का तात्पर्य होता है कि हमारा जो भौगोलिक क्षेत्र होता है
बहुत कम ऐसे क्षेत्र हैं जो समान रूप से वितरित है, मतलब समान भौगोलिक विशेषता पाई जाती है। तो इसलिए ये मैदानी क्षेत्रों को छोड़ के पहाड़ी या रेगिस्तान जंगल, उन क्षेत्रों के लिए इनका सिद्धांत जो है वो फेल कर जाता है। दूसरा ये कि इन्होंने कहा कि जनसंख्या समान रूप से विस्तृत होनी चाहिए, जबकि सही बात यह है कि देखा जाए तो जनसंख्या का वितरण भी हर जगह समान नहीं मिलता है, मतलब कहीं जनसंख्या घनत्व तो अधिक होता है तो कहीं कम होता है। परिवहन लागत हर जगह समान नहीं होती। इन्होंने भी जिस भौगोलिक क्षेत्र की कल्पना की थी उसमें इन्होंने माना कि जो भी भौगोलिक क्षेत्र जहाँ तक कोई व्यक्ति जाएगा उसका परिवहन लागत जो है वो समान होगा। लेकिन इस प्रकार का नहीं हो पाता है, क्योंकि परिवहन की जो व्यवस्था है वो पूर्ण रूप से पहले से नियोजित नहीं होती है। जैसे जैसे लोग जहाँ बसते जाते हैं वहाँ पर परिवहन की सुविधाएं करते जाते हैं, इस प्रकार से इनके परिवहन लागत भी में भी जो है वो कमी रह गई। अगला, ये सेवा केंद्र दूरी पर निर्भर नहीं करता। कभी कभी क्या होता है, बहुत से सामाजिक कारण है, ऐतिहासिक कारण है, राजनीतिक कारण है, औद्योगिक स्थान, इनके कारण भी जो सेवा केंद्र हैं वो बदलते जाते हैं। जैसे आज जनसंख्या अधिक है, लोग बेरोजगार हैं, तो आजकल सेवा केंद्र जो फुटकर दुकानों की स्थिति है वो बहुत ज़्यादा है, प्रतिस्पर्धा इसमें ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इन्होंने जो कल्पना किया था वो एक आदर्श स्थिति थी, और उसके स्थिति में जहाँ उनके मान्यताओं के आधार पे जो भौगोलिक क्षेत्र था वहाँ पर इनके सिद्धांत काम करते हैं। लेकिन जहाँ पर इस तरह की भौगोलिक परिस्थितियाँ नहीं बनती हैं वहाँ इनका सिद्धांत जो है वो थोड़ा कमजोर पड़ जाता है। इन्होंने कहा कि जो शहर होते हैं वो सेवा देते देते बड़े हो जाते हैं, लेकिन सेवाओं को ही नहीं बल्कि और भी वो तमाम तमाम कारक हैं जिसके कारण कोई जो नगरीय क्षेत्र है वो बड़े महानगर के रूप में विकसित हो जाता है। सिद्धांत का आधुनिक उपयोग, जैसे इन्होंने बताया, न तो शहरों और बाजार की रूपरेखा बनाने में इनका उपयोग होता है, परिवहन मार्गों की योजना बनाने में इनका उपयोग होता है, शॉपिंग मॉल, अस्पताल, कॉलेज, बैंक शाखाओं का स्थान निर्धारण करने में इनके सिद्धांत का उपयोग होता है। ई कॉमर्स लॉजिस्टिक नेटवर्क जो अपनी प्लानिंग बनाते हैं कि यदि एक अमेजन का यदि ऑफिस खुलता है तो वो कितने दूर तक वस्तुओं को डिलीवर कर सकता है, जैसा कि आज हम सभी लोग इसका उपयोग करते हैं। फिर से वितरण केंद्र, जैसे कोई भी चाहे वो सरकारी या सार्वजनिक या गैर सरकारी जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है, इनके निर्धारण में इनका सिद्धांत जो है वो काम करता है। तथा राजस्व एवं प्रशासनिक विभाजन में भी इनके सिद्धांत का उपयोग होता है। अब आते हैं भारत में इसके सिद्धांत की उपयोगिता। तो भारत में जो सिद्धांत बनते हैं, जो भी प्रशासनिक इकाई, जैसे कि ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत के बाद प्रखंड है, प्रखंड के पश्चात अनुमंडल, फिर जिला, फिर प्रमंडल, इस तरह की जो प्रशासनिक संरचना है इनके आधार पर इनकी हायरार्की मिलती है। हायरार्की में पदानुक्रम, सबसे छोटी इकाई जो हो गई ग्राम पंचायत से प्रारंभ करके। रेलवे नेटवर्क जो है, जैसे दिल्ली और मुंबई जो है उच्च क्रम के सेंटर हैं, और वहां से क्या है कि सेवाएं जो है वो दूर दूर तक वितरित होती हैं। ग्रामीण सेवा केंद्र, जैसे सीएससी बनते हैं, कॉमन सर्विस सेंटर, फिर प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो होते हैं पीआईसी, इसका भी निर्धारण इसी के आधार पे होता है। राज्य मुख्यालयों की संरचना जो है, इसमें जैसे राज्य मुख्यालय, उससे छोटा जिला मुख्यालय, उससे छोटा जो अनुमंडल, फिर ब्लॉक, फिर पंचायत, ग्राम पंचायत, तो इनसे इनकी जो सिद्धांत है इसमें इसका उपयोग किया गया। अब आते हैं निष्कर्ष में। तो निष्कर्ष में यह निकलता है कि केंद्रीय स्थल सिद्धांत जो है वो भूगोल ही नहीं बल्कि अर्थशास्त्र तथा शहरी नियोजन और क्षेत्रीय नियोजन, प्रादेशिक जो रीजनल प्लानिंग होता है उसमें एक आधारभूत एवं वैज्ञानिक ढांचा जो है वो उपलब्ध कराता है, तथा बस्तियों के क्रम को तथा उनके सेवा क्षेत्र के आकार, सेवाओं के वितरण को एक वैज्ञानिक एवं गणित जो मॉडल इन्होंने हेक्सागोन का दिया था, इसके द्वारा गणित के सिद्धांत का उपयोग हो गया, और इनका जो सिद्धांत है वो काफी वैज्ञानिक प्रस्तुति करता है। हालांकि वास्तविक दुनिया में इनकी सीमाएं हैं, फिर भी यह सिद्धांत जो है नियोजन के लिए और बाजार विश्लेषण के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में बन चुका है। तो विद्यार्थी, अभी हम लोग पढ़ रहे थे नगरीय नियोजन के अंतर्गत, मानव भूगोल के नगरीय नियोजन के अंतर्गत क्रिस्टालर का खटकोण जो सिद्धांत है, जिसमें नगरों का जो विकास है वो षटकोण के रूप में होता है, हेक्सागोनल उसका जो रूप होता है, इसके बारे में पढ़ रहे थे। तो
आगे फिर अगला टॉपिक पे हम लोग फिर विशेष चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।